हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू 2.0 सीरीज़ फॉर द एसएससी रेलवे एसआई एफसीआई का पार्ट नंबर 2। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और ये हमारे 10,000 एमसीक्यू कोर्स का एक पार्ट है। बढ़ते हैं आगे। मेरे दो पेड कोर्सेज 10,000 एमसीक्यू कोर्स है, जीएस कोर्स आपको सबको पता है। आप अपने दोस्तों को बताएं अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं, और ये दोनों ऐप के ऊपर और जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट किसने करी थी? और इस पर्सन को हम बोलते हैं द वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। पढ़ा लिखा मूर्ख बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। दिल्ली से दौलताबाद जो कैपिटल शिफ्ट करी थी, इसके दो रीज़न थे। एक तो जो है ये साउथ इंडिया के ऊपर रूल करना चाहता था, दूसरा मंगोल के अटैक से बचना चाहता था। और इनको वाइजेस्ट फूल क्यों कहते हैं? 5 कारणों के कारण। एक तो कैपिटल शिफ्ट की बात करें, दूसरी बात करते हैं कैपिटल शिफ्ट की बात करते हैं, टोकन करेंसी जो है टोकन करेंसी इन्होंने इशू कर दी थी और लोगों ने घर पे बनानी स्टार्ट कर दी थी। तीसरा, द्वाब रीजन के अंदर टैक्स लगाया, डबल टैक्स लगाया और वहाँ पे आपके जो है सूखे पड़ गए। चौथा, इराक का अटैक करने की बात करी थी, जो है आपका इराक के ऊपर अटैक करने की बात करी थी, ये भी आपका नाकाम हुआ था। पांचवा जो है आपका कुमाऊं हिल्स का अटैक, यहाँ पे जो है अटैक करने गए थे और वहाँ पे बारिश आई, सारे नीचे गिरते आए। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक इज़ द करेक्ट आंसर। औरंगज़ेब की अगर मैं बात करता हूँ तो औरंगज़ेब को टाइटल है आलमगीर का, जिंदा पीर इनको कहते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार इनके टाइम पे काम करते थे। बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ समूहगढ़ की लड़ाई लड़ी है। 1658 में अपने भाइयों को हराया था, दारा शिकोह को हराया था और इन्होंने टाइटल लिया था आलमगीर का। आलमगीर वर्ड का मतलब क्या है? कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड इसको हम कहते हैं। और औरंगज़ेब ने जफ़रनामा लिखा गया था, गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगज़ेब को लिखा था, ये याद रखना है। शेरशाह सूरी की अगर हम बात करते हैं तो इनका ओरिजिनल नेम क्या है? फरीद है। इनको शेर खान का जो है टाइटल दिया गया है। किसने दिया था? बाबर खान लोहानी ने दिया था, क्योंकि इन्होंने शेर को मारा था। क्लियर। और शेरशाह सूरी जो हैं ये दूसरी अफगान डायनेस्टी जिन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया। पहली अफगान डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी। शेरशाह सूरी का जो टॉम है वो सासाराम बिहार के अंदर है। और शेरशाह सूरी ने जो है पुराना किला ओल्ड फोर्ट दिल्ली के अंदर बनाया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। गेंजिस खान की अगर हम बात करें तो ये ग्रेट खान है, आपका ग्रेट खान ऑफ द मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर के जो फाउंडेड इन्होंने किया था, और ग्रेट खान एम्पायर इसको कहते हैं मंगोल एम्पायर का। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करी गई थी कैपिटल फ्रॉम द दिल्ली टू दौलताबाद और देवगिरी, और यही था कि मंगोल के अटैक से बचना था, प्लस दूसरा जो है साउथ इंडिया के ऊपर भी रूल करना चाहते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द लंदन? यानी कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के जो है पहले फेलोशिप किस पर्सन को मिली थी? तो ये मिली थी AC वादिया जी को। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। AC वादिया जो हैं ये कौन है? ये एक्चुअली क्या हैं? ये आपके इंडियन शिप बिल्डर हैं, इंडियन शिप बिल्डर और इंजीनियर हैं। ये शिप बिल्डर और इंजीनियर हैं, और इन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को जो है किया था, बनाया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गैस लाइटनिंग की बात इन्होंने करी थी। स्विंग मशीन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो इन्होंने किया था। स्टीम पंप, ड्रिवन इरिगेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये AC वादिया जी के साथ जो है सारी चीज़ें संबंधित हैं। श्रीनिवास रामानुजम जी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 22 दिसंबर को, और उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। CV रमन जी की बात करते हैं तो इनको CV रमन जी की बात करते हैं तो इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था 28 फरवरी को, और 28 फरवरी को हम बोलते हैं नेशनल साइंस डे के नाम से भी हम जाना जाता है, नेशनल साइंस डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। CV रमन, और इनको फिजिक्स के अंदर जो है अवार्ड मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। PC महलनोबिस की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है इन्होंने दिया था 56 to 61 का, जिसमें इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करने की बात करी गई थी। PC महलनोबिस जी का जन्मदिन होता है 29 जून को, 29 जून को, और 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, केंद्रीय सांख्यिकी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल जो है इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता, वो भी इन्होंने बनाया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। ये हैं AC वादिया। मसल्स गेट टायर्ड व्हेन देयर इज़ ए शॉर्ट फॉल ऑफ। देखिए मसल जो है टायर्ड हो जाती हैं क्योंकि उसके अंदर किस चीज़ की कमी हो जाती है? उसके अंदर कमी हो जाती है ATP मॉलिक्यूल की। ATP मॉलिक्यूल की कमी होना, और अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन होना, यानी कि कोई चीज़ बन जाती है तो वो कौन सी बन जाती है? लैक्टिक एसिड आपका बन जाता है। याद रखिए। मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं,
मसल्स कितनी होती हैं, 639 हमारी मसल्स हैं। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड की बात करें तो एक्यूमुलेशन लैक्टिक एसिड का होगा। लैक्टिक एसिड दूध के अंदर भी होता है, मिल्क के अंदर भी होता है। और सोडियम आयन और पोटाशियम आयन जो होते हैं हमारी बॉडी के आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिसको हम और क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी इनको कहा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, एटीपी मॉलिक्यूल। क्लियर। और लैक्टिक एसिड जो बन जाता है वो शॉर्टफॉल ऑफ एटीपी और आपका एनारोबिक कंडीशन में बन जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है खत्म हो जाती है, तभी पेनिंग स्टार्ट हो जाती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदा पनो, ये एक जो बात करता है किस यवन रूलर की बात करता है, इन मिलिंदा पनो। मिलिंदा पनो के अंदर जो मिलिंद किंग हैं, और ये मिलिंदा पनो जो लिखी है ये नागसेन ने लिखी है एक्चुअल में। और इसमें नागसेन की वार्तालाप है किसके साथ, मिलिंद के साथ। और मिलिंद को हम और क्या कहते हैं, मीनांदर के नाम से भी हम जानते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। और इनकी जो कैपिटल है वो है सकाला। क्लियर, ये याद रखना है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और डेट्स इट। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इनके जो कॉइन्स होते हैं और जो है मेनांदर के जो कॉइन्स थे उसके ऊपर जो है एक चीज़ इनग्रेव करी गई थी जिसे हम कहते हैं धम्मचक्का। धम्मचक्का ऑफ बुद्धिज़्म, धम्मचक्का बना होता था। और इन्होंने जो है गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे, और गोल्ड कॉइन जो है इनके कहते थे हम एथनीस प्रोमेकस। एथनीस प्रोमेकस जो आपके मेनांदर के गोल्ड कॉइन थे, ये याद रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। कौन सा रेट होता है आरबीआई का जिसके ऊपर बैंक्स को लैंड किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। क्योंकि रेपो रेट और एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स दिया जाता है, और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो हमेशा आपका रेपो रेट के हम देते हैं। क्लियर। और रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है, जिसमें जो बैंक होते हैं वो पैसे किसको दे देते हैं, आरबीआई को, और आरबीआई जो है बदले में आरबीआई इसको इंटरेस्ट पे करता है। बेस रेट का मतलब होता है कि एक रेट डिसाइड कर दिया जाता है जिसके नीचे कभी भी आप लोन नहीं दे सकते किसी भी पर्सन को। क्लियर, याद रखिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। लैंडिंग रेट की अगर हम बात करते हैं, लैंडिंग रेट, तो लैंडिंग रेट इज मतलब जिस चीज़ के ऊपर लैंड करे वो छोड़ो, आपको ये पता होना चाहिए मेनली बी ऑप्शन। बैंक के अंदर जो है रेपो रेट का पार्ट आता है, और रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट देखने को आपको मिलता है, और ये ऑपरेशनल है ये रेपो रेट। क्लियर, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आरबीआई पैसे देती है बैंक्स को, और जब आरबीआई बैंक्स को पैसे देती है तो रेपो रेट के ऊपर देती है, और अगर बैंक्स आपके आरबीआई को दे देते हैं तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई इसको पैसे देते हैं, अब बैंक्स को इंटरेस्ट पे करते हैं, और ये होता है आपका रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज द मेडिकली असिस्टेड सुसाइड इज, जो पहली कंट्री बताइए जिसने मेडिकली असिस्टेड जो है सुसाइड की बात करी थी, अप्रैल 2002 के अंदर जो हुआ था वो हमारी पहली कंट्री बनी थी नीदरलैंड। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जिसने यूथेनेशिया, एक टर्म होती है असिस्टेड सुसाइड की, यूथेनेशिया। क्लियर। यूथेनेशिया जो है इसने लीगलाइज कर दिया था। इसमें वॉलंटरी अपनी खुद, अगर आपको लगे कि आपको मरना है मतलब चाहिए, और असिस्टेड सुसाइड की अगर हम बात करें तो ये चीज़ आपको करी जाती है। क्लियर। यहाँ पे आपकी कोई भी होप नहीं हो तो सारी चीज़ें इसमें करते हैं। और आपकी नीदरलैंड पहली कंट्री थी, और उसके बाद जो है बेल्जियम बनी थी। क्लियर। हमारे इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में हमारे पैसिव यूथेनेशिया देखने को आपको मिलता है। पैसिव यूथेनेशिया वर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के अंदर ये लीगल है। इसमें क्या होता है कि आप जो लाइफ सपोर्ट जो है हटा देते हो, लाइफ सपोर्ट हटा देते हो। क्लियर। और इसमें तो आप असिस्टेड सुसाइड करते हो कुछ भी आप देके, और आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। नीदरलैंड के अंदर एक शहर है आपका हेग। क्लियर, हेग। और हेग जो है हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का एक ब्रांच है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो होते हैं 9 जजेस होते हैं, जितने भी आपके इंटरनेशनल केसेस होते हैं इसमें होते हैं। और 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं, और हर जज का कार्यकाल होता है 9 साल, 9 ईयर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। नीदरलैंड की एक कैपिटल सिटी है एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम, और एम्स्टरडैम जो है हेडक्वार्टर हैं आपके ग्रीन पीस के हेडक्वार्टर हैं। अब ग्रीन पीस क्या है, जो इन्वायरमेंटल जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसको देखती है। इन्वायरमेंट के साथ आपको पता होना चाहिए यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया के अंदर हैं। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
ठीक है, 1986 का आपको देखने को मिला था, ये भी आपको याद रखिए। इंडिया में एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो 2010 में बना था, जो इन्वायरमेंटल केसेस को सॉल्व करता है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, मेनली न्यू दिल्ली के अंदर है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नीदरलैंड इज द राइट वन, नीदरलैंड, क्लियर, याद रखिए। सो हियर इज द नीदरलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीदरलैंड। इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड, मतलब जो पुजारी होते हैं वो भगवान के नाम के ऊपर रूल करते हैं, उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, थियोक्रेसी गवर्नमेंट कहा जाता है, धर्मतंत्र की सरकार उसको हम कहते हैं। फैसिज्म जो इटली के अंदर देखने को मिला था, जिसमें वन पार्टी डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिली थी। और मोनार्की की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी है और उसको चला रहा है सिंगल पर्सन। ओलिगार्की का मतलब क्या है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक कंट्री को चला रहे हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन है छोटी सी, वो चला रही है कंट्री को। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, थियोक्रेसी, जिसमें भगवान के नाम के ऊपर सरकारें चलती हैं। अगला देखिए जी, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में देखने को आपको मिलता है। ओलिगार्की कुछ लोग, मोनार्की मतलब आपके जो है किंग और क्वीन रूल करते हैं। अनार्की की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पे आपकी जो है अथॉरिटी है ही नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप, आप सिंगल पर्सन जो है रूल करेगा, एब्सोल्यूट पावर उसके ऊपर होगी। थियोक्रेसी जो भगवान के नाम पे ऊपर चलाई जाती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। अगला देखिए जी, मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है। तो इन चीज़ों, ये पुस्तकें जो हैं आपकी किसके साथ जुड़ती हैं। थेम्बावनी जो है, थेम्बावनी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्रिश्चियंस के साथ जुड़ती है। सीरापुरमनम जो है ये किसके साथ लिंक करती है, मुस्लिम्स के साथ। भगवत गीता की बात करें तो ये हिंदूज़ के साथ, और त्रिपिटक की बात करें तो ये बुद्धिस्ट के साथ। तो ये बनेगा आपका 2413, ये बनेगा ऑप्शन, कहाँ पे है ये 2413, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, 2413। भगवत गीता के बारे में आपको पता होना चाहिए, भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, चार्ल्स विल्किन ने किया था, चार्ल्स विल्किन ने, क्लियर। त्रिपिटक जो है पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं पुस्तकें हैं, जिसमें विनय पिटक आती है। विनय पिटक जो है सुत पिटक की बात करते हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधाम पिटक की, क्लियर, याद रखिए। विनय पिटक की अगर हम बात करते हैं तो उपाली ने लिखी थी ये। सुत पिटक की बात करते हैं तो आनंद ने लिखी थी ये। अभिधाम पिटक की अगर हम बात करते हैं तो मोगलीपुत्तिस ने लिखी थी, जिसे आप उपागुप्त के नाम से भी हम जानते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 2413 इज द राइट वन। Who was the Prime Minister of India when the Anti-Defection Bill was passed? Anti-Defection Bill जो है जब पास हुआ था, ये 52nd Amendment Act 1985 आपको देखने को मिला था, जिसमें आपका 10th शेड्यूल आता है, 10वीं अनुसूची के ऊपर बात होती है 10th शेड्यूल के ऊपर, क्लियर। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्सन जो है दूसरी पार्टी में जाके मिल जाता है तो वो अपनी पार्टी को डिफेक्ट करता है, तो वो ऐसे कर नहीं सकता। अगर 2/3 लोग उठ के जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो डिफेक्शन नहीं होता। अगर एक पर्सन जा रहा है, 1/3 जा रहे हैं, तो आपका डिफेक्शन की बात होती है। और इस चीज़ को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना है 52nd अमेंडमेंट 1985 के अकॉर्डिंग 10th शेड्यूल में, और ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, राजीव गांधी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। इंदिरा गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया गया था वो 5th 5-year प्लान में देखने को आपको मिला था। 1974 से 78 तक जो है ये चला था 5th 5-year प्लान। वीपी सिंह की बात करते हैं तो वीपी सिंह 1990 के अंदर जो मंडल कमीशन की बात आई थी 78-79 में, आपका जो रिजर्वेशन की बात आई थी मोरारजी देसाई जी के टाइम पे, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, उसको इंप्लीमेंट 1990 में किया गया था, वीपी सिंह की सरकार ने किया था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राजीव गांधी इज द राइट आंसर, राजीव गांधी। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च ए सैटेलाइट फर्स्ट, मतलब पहली सैटेलाइट किसने लॉन्च करी थी, तो इनमें से कौन सी है कंट्री, वो है यूएसएसआर। यूएसएसआर, रशिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने स्पुतनिक 1 जो है आपकी ये सैटेलाइट जो है लॉन्च करी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट थी, सोवियत यूनियन ने इसको लॉन्च किया था 4 अक्टूबर 1957 को, 4 अक्टूबर 1957 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और सैटेलाइट की अगर मैं बात करता हूं तो हमारी सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस की अगर हम बात करें, जियो स्टेशनरी की अगर हम बात करते हैं, तो वो सैटेलाइट जो है कितनी हाइट के ऊपर छोड़ी जाती हैं, 35,786 किलोमीटर की हाइट के ऊपर छोड़ी जाती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। और अगर मैं कहूँ कि ये रोटेट कैसे करते हैं, जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे ही इलिप्टिकल पाथवे लेके चलती है और 24 घंटे के अंदर जो है एक रास्ता कवर करती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, यूएसएसआर इज द राइट वन, यूएसएसआर, क्लियर, याद रखिए।
शिव केव्स जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं? शिव केव जो हैं एलिफेंट केव्स जिसे हम कहते हैं, और शिव केव्स जो हैं एलिफेंट केव्स, यहाँ पे आपकी त्रिमूर्ति भी है भगवान की, भगवान शिव की, जिसमें वो 3 फेसेस दिखाते हैं, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर। क्लियर, बनाने वाला, बचाने वाला और ख़त्म करने वाला। और एलिफेंट केव्स जो बनाई थी ये राष्ट्रकूट वंश ने बनाई थी, और कुछ आपकी यहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स भी देखने को मिलती हैं। अजंता केव्स की बात करें, ये यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी सारी की सारी बुद्धिस्ट केव हैं, 30 केव्स। एलोरा केव्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 12 जो हैं बुद्धिस्ट हैं, 17 हिंदूज़ हैं, और आपकी 5 जो है जैनिज़्म के लिए आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल 34 आपकी केव्स देखने को मिलती हैं। और अजंता केव्स में बुद्धिस्ट जो है केव्स हैं, और यहाँ पे आपकी जातक टेल्स द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान की जो है लिखी गई हैं यहाँ पे। बादामी जो शहर है ये चालुक्य की कैपिटल है, चालुक्य वंश की कैपिटल थी। चालुक्य वंश के एक राजा थे पुलाकेशिन II ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को जब हराया था तो ये रवि कृति ने इनकी एक इंस्क्रिप्शन लिख ली थी, आहियोल इंस्क्रिप्शन लिखी थी, ये याद रखना। और पुलाकेशिन II को भी किसी ने हराया है? पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन ने हराया है। पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन ने पुलाकेशिन II को हराया, और नरसिम्हा वर्मन 1 ने एक टाइटल लिया वातापी कोंडा, यानी कि वातापी और बादामी को जीतने वाला। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। ये है त्रिमूर्ति। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहां पे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो बताई जाती हैं हर सिटीजन्स की, तो वो कौन सा आर्टिकल है? फंडामेंटल ड्यूटी जो है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आई थी। पहली बार जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जो है ऐड करी गई थी हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटी, और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी हमारी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जो है ऐड करी गई थी, जिसमें पेरेंट्स को पढ़ाना होता है बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को। और ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 51A के अंदर आता है। फंडामेंटल ड्यूटी हमने यूएसएसआर से हमने बोरो करी है, पार्ट 4A के अंदर ये देखने को आपको मिलता है, पार्ट 4A के अंदर। क्लियर, याद रखिए। अंडर आर्टिकल 80 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीट्स की बात आती है, किसमें? राज्यसभा की सीट्स की बात आती है। आर्टिकल 343 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हिंदी लैंग्वेज जो है आपका देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपको बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का स्केड्यूल कौन सा है? 8वां, जिसमें 22 लैंग्वेज को क्या मिली हुई है? मान्यता। 356 की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी की अगर हम बात करें, स्टेट एमरजेंसी की बात करते हैं, प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 356 में आता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर, तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ऑलरेडी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको जस्ट एक बार देख लेना स्टॉप करके कि हाँ कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका केरल के अंदर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यहाँ पे ही है आपका थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग सेंटर, दैट इज केरल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी जो है आपका तिरुवनंतपुरम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, यहाँ पे देखने को मिलता है। और कुछ आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे है? जादूगोड़ा के अंदर, झारखंड के अंदर। साहा इंस्टीट्यूट की बात करें, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स कोलकाता के अंदर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें तिरुवनंतपुरम के अंदर है। सेंटर ऑफ अर्थ साइंसेज स्टडीज़ की बात करें तो त्रिवेंद्रम के अंदर है, त्रिवेंद्रम। क्लियर, और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंस की बात करें नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है कलपक्कम के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो देहरादून के अंदर देखने को मिलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद के अंदर देखने को मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर। थुम्बा इक्वेटोरियल स्पेस सेंटर जो है ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? इसरो द्वारा, और कहां से? केरल के अंदर। इसरो की अगर मैं बात करता हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को आपका बना था। हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु को हम स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है, सारे के सारे इंस्टीट्यूट वगैरह जो हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको पॉज करके देखना, ठीक है। चलिए जी, विच साउथ डायनेस्टी हैड द बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब साउथ की ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से चलाई जाती थी? तो चोल जो हैं आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाने जाते थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे 3 तरह की असेंबली होती थी, उर सभा जिसे आप महासभा भी कहते थे, सभा और महासभा, और आपका नगरम।
नगरम कहा जाता था। क्लियर, ये याद रखना। उर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपकी जो विलेज असेंबली है आपकी किसकी, नॉन ब्राह्मण की, विलेज असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण्स की ये देखने को आपको मिलती है। सभा और महासभा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपकी जो असेंबली है किसकी है, ब्राह्मण्स की असेंबली है, असेंबली। क्लियर। नगरम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके लोकल बॉडीज़ हैं जो आपके जहाँ पे ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स ऑफ नाडू ट्रेडर्स जहाँ पे होते हैं तो वो आपका नगरम देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी। चोल वंश एक ऐसा वंश है जहाँ पे आपकी नेवी बहुत बहुत एफिशिएंट देखने को आपको मिलती थी। आंसर इज सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, चोल वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, चोल वंश यहाँ पे देखिए गंगाई कोंडा चोलापुरम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, तो हेयर इज द चोल एम्पायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन राइट एज वेल एज द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि ह्यूमन राइट भी है हमारा और फंडामेंटल राइट भी है, इनमें से कौन सा है। हाउसिंग, वर्क, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल एंड द ह्यूमन राइट। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं आर्टिकल 21A के अंदर लिखा गया है। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जो है ऐड किया गया था। जो हमारा फंडामेंटल राइट भी है एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर, हमारा आर्टिकल जो है 45 के अंदर जो है DPSP का भी रोल आता है, और आर्टिकल 45 के अंदर फंडामेंटल राइट हो गया, ये हो गया, DPSP का पार्ट आ गया। और जो है फंडामेंटल जो है आपका ड्यूटीज़ भी होती है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी होती है एजुकेशन के लिए, सब आपको पता है। और एजुकेशन जो है पहले किस लिस्ट में था, आपका स्टेट लिस्ट में था। स्टेट लिस्ट को हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जो है स्टेट लिस्ट से निकाल के इसको किस में डाला था, कंकरेंट लिस्ट में डाला था, समवर्ती सूची में डाला था। ये भी आपको याद होना चाहिए, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। राइट टू एजुकेशन इज द राइट वन। क्लियर, याद रखिए, राइट टू एजुकेशन, जिसमें आपका प्राइमरी एजुकेशन आपको फ्री प्रोवाइड करना, सेकेंडरी और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट, हायर एजुकेशन को इक्वल जो है एक्सेसिबल करना, फंडामेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करनी, सिस्टम ऑफ स्कूल्स का जो है अच्छा करना प्रॉपर तरीके से। क्लियर, तो दिस इज द राइट टू एजुकेशन। इन विच ईयर वॉज म्यांमार और बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो बर्मा है और म्यांमार है वो इंडिया से सेपरेट जो है कौन से साल में देखने को आपको मिली, 1937 के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, म्यांमार बर्मा के साथ जो है इंडिया की जो है आपकी 4 स्टेट्स लगती हैं, कौन कौन सी, अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नागालैंड की अगर बात करते हैं, मिज़ोरम की बात करते हैं और आपका मणिपुर की बात करते हैं। तो ये 4 स्टेट्स हैं जो किसके साथ जुड़ती हैं, म्यांमार बर्मा के साथ। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि बांग्लादेश जो है कब अलग हुआ था। बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में, और 47 में तो आपका जो है इंडिया पाकिस्तान ही बना था, याद रखिए। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल करी गई थी, 1905 में बंगाल पार्टीशन हुई थी। क्लियर, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। सो हियर इज द बर्मा, यहाँ पे 1937 में जो है इसको अलग किया गया था। रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए जी। क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से ऐसा कौन सा फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन है जो आपका सेंटर और स्टेट्स के बीच में जितने भी ट्रांसफर्स करने हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसको ट्रांसफर करने की यहाँ पे बात करी जाती है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो वो है आपका फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। क्लियर, फाइनेंस कमीशन को उसको कहते हैं अंडर आर्टिकल 280 के अंदर। क्लियर, पहला फाइनेंस कमिश्नर कौन था, के सी नियोगी थे। के सी नियोगी 1951 में बना था। और अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके चेयरपर्सन कौन है, एन के सिंह। क्लियर, याद रखिए। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि साउंड फाइनेंस करके रखना पूरे देश में, सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस की डिवीजन करना, और जो है कोई भी ग्रांट्स आपको प्रोवाइड होती हैं सेंट्रल स्टेट्स को वो आपकी डिवाइड करना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये बना था 1 जनवरी 2015 को। और इसका पहला क्या नाम था, आपका प्लानिंग कमीशन था। नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। पॉवर्टी के लिए जो देखती हैं चीज़ें वो नीति आयोग देखती है। NDC ये बना था 6 अगस्त 1952 को। प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था और इसको फाइनल डिसीजन कौन देता था, NDC देता था। NDC के अंदर जो है प्लानिंग कमीशन के सारे मेंबर होते थे, और सारे के सारे यानी कि चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता था, वो यहाँ पे भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, सारे के सारे सारी पोस्ट सेम होती थी। लेकिन NDC के अंदर जो होता था आपके जो है सेंटर यानी कि CM होते थे डिफरेंट स्टेट्स के, ये आपको याद रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। Whose title of the Gurjar Pratihar rulers was Adivarya?
अधिवरहा जो है ये कौन से गुर्जर प्रतिहार का जो है आपका रूलर का जो है टाइटल था, तो ये था मिहिर बोज का। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मिहिर बोज इज द करेक्ट आंसर। और मिहिर बोज जो है इसके जो है इसने सक्सीड किया था रामाभद्रा को, रामाभद्रा इनके पिता थे, और जो बोज थे ये डिवोटी थे किसके, विष्णु भगवान के, विष्णु भगवान के, और इन्होंने टाइटल दिया था अधिवरहा। क्लियर, याद रखिए। और कॉइन्स के ऊपर भी देखने को आपको मिला था विष्णु भगवान के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। और इनकी कैपिटल क्या थी, कन्नौज कैपिटल थी। एक्चुअली कन्नौज जीता था इन्होंने, कन्नौज जीता था। और आपको पता होगा त्रिप्रतायित जो स्ट्रगल देखने को आपको मिला था, और जिसमें आपका गुर्जर प्रतिहार जीते थे, और कन्नौज जो है आपका कैपिटल बना ली थी इन्होंने। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। मिहिर बोज के पास जो है बहुत बड़ी लार्ज आर्मी आपको देखने को मिलती थी, और ये एनिमी थे किसके, अरब इन्वेडर्स के, अरब इन्वेडर्स के एनिमी थे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, अरब मिहिर बोज। हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें से किस पर्सन ने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी है, तो वो है दादाबाई नौरोजी। दादाबाई नौरोजी जो हैं ये इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी है। इन्होंने स्वराज वर्ड यूज़ किया था 1906 के कलकत्ता सेशन में। दादाबाई नौरोजी नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम बात करें INC के प्रेसिडेंट, ये मैक्सिमम टाइम रहे हैं दादाबाई नौरोजी। दादाबाई नौरोजी की और बात करते हैं तो जो है 1892 में हाउस ऑफ कॉमन से बैठने वाले पहले भारतीय ये थे, और ये फिन्सबरी से इलेक्ट किए गए थे, फिन्सबरी से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दादाबाई नौरोजी का एक पेपर है रस्त गफ्तार, ये आपको याद रखना है। दादाबाई नौरोजी की एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा जो हैं मैडम बीकाजी कामा जो हैं आपके वो मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर, याद रखिए। RC दत्त की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने लिखी है पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विपिन चंद्र पॉल की बात करते हैं तो इन्होंने बंगाल के अंदर नेशनलिज्म इन्होंने फैलाया था। ये एडिटर थे किस पुस्तक के, डेमोक्रेट के एडिटर थे, डेमोक्रेट, और बहुत सारे जर्नल्स के, डेमोक्रेट, इंडिपेंडेंट। क्लियर, ये याद रखना। और इन्होंने एक जो है पब्लिश करी थी बायोग्राफी ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन बांग्ला, क्वीन विक्टोरिया इन बांग्ला, ठीक है, मतलब बांग्लादेश के जो आपका वेस्ट बंगाल था उस टाइम पे इन्होंने किया था। और इन्होंने जो है बहुत सारी बुक्स लिखी थी। स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन इन्होंने लिखी थी। सोल ऑफ इंडिया जो है आपकी पुस्तक इन्होंने लिखी है, याद रखना। क्लियर, याद रखिए। लाला लाजपत राय जिनको आप पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, और लाला लाजपत राय की डेथ करी हुई थी, साउंडर्स ने मारा था, स्कॉट ने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का। और लाला लाजपत राय जी ने जो पुस्तकें लिखी हुई हैं अनहैप्पी इंडिया, याद रखिए। क्लियर। और इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये पुस्तकें जो हैं किसकी हैं, ये लाला लाजपत राय की पुस्तकें हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दादाबाई नौरोजी इज द करेक्ट आंसर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज किस में होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर की बात करें, ये फिजिकल चेंज होता है, पानी वाष्प बन के उड़ गया। बर्निंग ऑफ कैंडल, यस, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है आपका क्या है, दिस इज द केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल से बनी हुई है। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को अगर हम ग्लो करते हैं तो ये क्या है, सो ये आपका एक एक्चुअली क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, फिलामेंट ग्लो करने लग जाता है। और लिक्विफिकेशन ऑफ एयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है गैशियस सब्सटेंस का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैशियस सब्सटेंस इनटू द गैस टू द लिक्विड स्टेट। क्लियर, ये याद रखना है। तो वो होता है लिक्विफिकेशन। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। द बर्निंग ऑफ कैंडल इज द राइट आंसर। बर्निंग ऑफ कैंडल दैट इज द केमिकल चेंज। क्लियर, बी इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर इज द जो है आपका रिएक्शन इन द कैंडल, ये आपका जलता है इस तरीके से, डेट्स इट। क्लियर, याद रखिए। 4 एशियन टाइगर्स किसे कहते थे, कौन सी कंट्रीज़ को 4 एशियन टाइगर्स के नाम से बुलाया जाता है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान, इनको हम क्या कहते थे, एशियन टाइगर के नाम से हम बुलाते हैं। ये हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं हमारी, एशियन ड्रैगन कहा जाता है इनको। और इनकी ग्रोथ जो है 60s और 90s के बीच में 7% जो ग्रोथ आपको देखने को आपको मिली थी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, दे आर कॉल्ड द 4 एशियन टाइगर्स। हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कथकली जो है एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट का, कथकली डांस फॉर्म है किस स्टेट का, वो है केरल का। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। केरल के अंदर मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म भी है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो भारतनाट्यम जो है इनका डांस फॉर्म है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी,
आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, और उड़ीसा के अंदर उड़ीसी और छो डांस आपको देखने को आपको मिलता है। उड़ीसी मेन आप याद रखिए। सतरिया कहाँ पे है? जो है आपका असम के अंदर। असम के अंदर बिहू डांस भी है, आपको देखने को मिलता है। और लावनी डांस कहाँ पे है? लावनी डांस इन द महाराष्ट्र। क्लियर। गिद्धा भांगड़ा ये आपका पंजाब में है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। रॉफ कहाँ पे है? रॉफ दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज सी, डी ऑप्शन, केरल इज द करेक्ट आंसर। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो कमेंस कब हुआ था, कब पारित किया गया था हमारे पार्लियामेंट के अंदर? 12 अक्टूबर 2005 को ये पारित किया गया था, कमेंस किया गया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कानून बनाया कब गया था? 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को। हाँ कब करी गई थी कि पास कर दिया गया है? 22 जून को 2005 को। और जो है संसद द्वारा पास होकर लागू कब कर दिया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। ये आपको याद रखना। इनेक्टेड पूछा, इनेक्टेड कानून बनाया गया 15 जून 2005 को। 22 जून को क्या था? ये एसेंट मिला था, प्रेसिडेंट की हाँ मिली थी, एसेंटेड। क्लियर। और लागू 12 अक्टूबर। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए जी, इनेक्टेड हो गया, असेंट हो गया, कमेंस हो गया। डेट्स आपको तीनों की तीनों पता होने चाहिए। फिर अगस्त 5 2019 के बाद जो है आर्टिकल 370 रिवोक हुआ और जम्मू कश्मीर में भी ये लग गया उस टाइम के बाद। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ लैंग्वेज हैज़ द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है अपनी लैंग्वेज बेसिस के ऊपर जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर देखने को आपको मिलता है? आर्टिकल 30 के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि 30 और 29 ये बताते हैं हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स बताते हैं। आंसर इसमें जो है आपका 30 इज़ द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 28 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है कि आपके पास फ्रीडम है। फ्रीडम की बात करें, किस चीज़ की फ्रीडम है? आपको रिलीजियस वर्शिप, मतलब आप किसी भी सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है आप अटेंड कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, रिलीजियस वर्शिप आप प्रोवाइड कर सकते हैं। 46 की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेट जो है आपके स्पेशल केयर देगी, खास करके वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए देखने को आपको मिले। क्लियर। आर्टिकल 29 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बात करता है कि एक सिटीजन जो है कि हमारे देश के अंदर रहता है, कोई भी सिटीजन है, उसको राइट है एक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने का अपने। क्लियर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सॉरी, बी ऑप्शन बनेगा। आर्टिकल 30 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 30। सो ये आपकी प्रोविजन यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। सो आर्टिकल 30 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका लैंग्वेज और ये अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं आर्टिकल 30 में। इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? सेकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। सेकुलर वर्ड का मतलब ये होता है। इंडिया के अंदर जो है सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई थी SR बोमाई केस के अंदर देखने को आपको मिला था। SR बोमाई केस 1995 के अंदर देखने को मिला। सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा, याद रखना है। और सेकुलरिज्म रिलीजन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 25 to 28 के बीच में आता है। सेकुलर स्टेट इसीलिए है क्योंकि इसका कंट्री का कोई भी आपका ऑफिशियल धर्म नहीं है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन। G20 जो है एक ग्रुप है 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ का। इसके अंदर कौन सी कंट्रीज, इसके अंदर जो है कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आपके सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। G20 ग्रुप जो है 1999 में बना था, जिसका जो एम था वो स्टडी करना, रिव्यू करना और हाई लेवल डिस्कशन जो है आपको प्रोवाइड करना, जो है आपका पॉलिसीज़ के ऊपर, पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना, प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपकी G20 के अंदर आती हैं। अब G20 के ऊपर देखिए, यहाँ पे G7 कंट्रीज़ हैं ये वाली। क्लियर। और ये है G20 और G20 रशिया को मिला के, मतलब रशिया को मिलाते हैं इन 7 कंट्रीज़ का, रशिया को मिलाते हैं तो G8 बन जाएगा आपका। ठीक है। और इन सारी कंट्रीज़ को मिला के यहाँ पे ऐड करते हैं तो G20। और इंडिया इज़ ए ग्रुप ऑफ द जो है G20 का ग्रुप देखने को आपको मिलता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखिए, इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ द G20 ग्रुप। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2020 के अंदर की बात करें तो G20 की मीटिंग हुई थी सऊदी अरेबिया के अंदर। क्लियर। और 21 की अगर हम बात करते हैं तो इटली के अंदर बोला गया है। 22 की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर बोला गया है। अगर कल को कोई चेंज होता है तो आपको करंट अफेयर में आपको पता लगेगा।
हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉर्म द ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट द टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के अगेंस्ट ट्रिपल अलायंस किसने बनाई थी? वो बनाई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ट्रिपल अलायंस बनाई थी, जिसके अंदर जो है इंग्लिश, निज़ाम और मराठा, इंग्लिश, निज़ाम और मराठा जो है किसके अगेंस्ट हुए थे? टीपू सुल्तान के, यानी कि मैसूर एम्पायर के अगेंस्ट हुए थे। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बात करते हैं टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की जो कैपिटल है वो श्रीरंगापट्टनम है, और इन्होंने यहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी जो है उगाया था। और टीपू सुल्तान जो है जैकोबियन क्लब का मेंबर है, ये एक आपका फ्रेंच क्लब है, याद रखिए। कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया इनको कहा जाता है, सिविल सर्विसेज के जनक। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो जमींदारी सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था 1793 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर की रिकमेंडेशन से। क्लियर। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात करते हैं 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी यहाँ पे। लॉर्ड वेलेस्ले की बात करते हैं, लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि स्टार्ट किया था 1798 के अंदर, और इसमें पहले स्टेट हैदराबाद थी जिसने साइन किया था, हैदराबाद ने साइन किया था। वॉरेन हास्टिंग की बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का इन्होंने दिया था, जो लागू कब किया गया था? 74 में। सुप्रीम कोर्ट इसके अकॉर्डिंग बनाई गई थी कलकत्ता के अंदर। ड्यूअल गवर्नमेंट को इन्होंने खत्म किया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और गवर्नर वॉरेन हास्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ट्रिपल अलायंस जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कारण बनी थी। If in an election to the state legislative assembly, the candidate who is declared elected lost his deposit, it means मतलब जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको डिपॉजिट कुछ भरना पड़ता होता है। अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो है हार गया है, लेकिन उसको डिपॉजिट भी नहीं मिल रहा, जा तो वहाँ पे क्या डिपॉजिट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि क्या होता है कि आपको जहाँ पे मतलब आपको जो सीटें मतलब क्या होता है कि 1/6 आपको सीटें लेनी होती हैं, मतलब 1/6 वोट लेनी होती हैं। तो अगर आपको 1/6 वोट भी नहीं मिल रही तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे 2 लोग या 4 लोग वोट मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इलेक्शन में, वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग जो हैं इलेक्शन में खड़े हुए हैं, जिसके कारण जो है उसको डिपॉजिट भी नहीं मिला, क्योंकि वोटिंग उतनी मिली नहीं उसको, 1/6 मिली नहीं, 1/6 वोटिंग हुई नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। जिसे हम कह देते हैं कि जमानत जब्त हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे उसको मिली नहीं, ना मिलने का मतलब सीटें मतलब वोट ही नहीं उसको इतनी मिली। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। विडाल टेस्ट जो होता है ये किस चीज़ को कंफर्म करता है? ये टाइफाइड को कंफर्म करता है। टाइफाइड का एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है आपका बैक्टीरिया देखने को मिलता है। लेप्रोसी की बात करते हैं तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम जो है आपके लेप्रे देखने को आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेप्रोसी की बात करते हैं और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आपको देखने को मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस। और इसका वैक्सीनेशन है आपका BCG, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्लियर। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन जो है ये आपका जो है वैक्सीन का नाम है। कालमेट ग्यूरिन जो है जिन्होंने ये ढूंढी थी। ट्यूबरक्लोसिस आपके जो है बोवाइन एनिमल्स, जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं, अगर उनको हो और आप सीधा दूध पी लें तो आपको भी हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? दूध को गर्म करके पीना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मतलब दूध को इतने टेम्परेचर के गर्म कर दो बैक्टीरिया खत्म हो जाए। 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 15 सेकेंड, ठीक है, और 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 30 मिनट। ये आपको याद रखना है, ये आपको टेम्परेचर कंडीशन याद रखनी है। प्लेग की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया के कारण, जर्सीनिया पेस्टिस के कारण जो है ये फैला था, तो ये याद रखिए। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं, क्लियर। ट्यूबरक्लोसिस का एक टेस्ट पूछा जाता है आपको, मैंटॉक्स टेस्ट, क्लियर, ये याद रखिए, मैंटॉक्स टेस्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो सो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण ये देखने को मिलती है। सो दिस इज़ द कल्चर। कौन सा एसिड जो प्रेजेंट होता है इमली के अंदर प्रेजेंट होता है? दैट इज़ टैमरिंद के अंदर। टैमरिंद के अंदर जो होता है टार्ट्रिक एसिड होता है, और इसीलिए वाइन्स जो होती हैं उसके अंदर भी टार्ट्रिक एसिड देखने को आपको मिलता है। सिट्रिक एसिड जो आपके लेमन, ऑरेंजेस वगैरह सिट्रस फ्रूट होते हैं। लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है मिल्क के अंदर, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है टोमेटो में। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है आपके जंग के निशान भी मिटा देता है, रस्ट स्पॉट्स को भी हटा देता है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। टार्ट्रिक एसिड इज़ द राइट वन।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग जैकोब्सन ऑर्गन इज रिलेटेड टू। जैकोब्सन ऑर्गन जो होते हैं ये किसके साथ रिलेटेड होते हैं, ये आपके स्नेक के अंदर होते हैं और ये स्मेलिंग एजेंट होते हैं, स्मेलिंग एजेंट, क्लियर, याद रखिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, स्मेलिंग के लिए होते हैं। और ऐसा कौन सा जो स्नेक है आपका, जो आपका सबसे उसके पास सबसे ज़्यादा विनम रहता है, तो दैट इज़ द कोबरा, किंग कोबरा। और किंग कोबरा एक ऐसा स्नेक है जो आपके नेस्ट भी बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। और पॉइजन ग्लैंड होती है जो स्नेक की, वो किसके साथ संबंधित है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड के साथ, जो हमारी चीक्स के अंदर होती है पैरोटिड ग्लैंड, उसके साथ संबंधित है। जो यहाँ पे विनम बनता है पॉइजन ग्लैंड के अंदर और हमारे अंदर सलाइवा बनता है, बिल्कुल होमोलोगस है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, स्मेलिंग एजेंट। इंडियन सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ओवर अंडर विच आर्टिकल, मतलब एडवाइस देना, सलाह देना, ठीक है। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस किसको देती है, राष्ट्रपति को। लेकिन एडवाइस तो दे दी, राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट की बातें माने या ना माने, क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, अंडर आर्टिकल 143 के अंदर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आपकी लिखी गई है। 136 की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की, जिसके पास आपकी स्पेशल पावर होती है। किस चीज़ की स्पेशल पावर, किसको लीव देना है, क्लियर, और कोई किसी चीज़ को जो है स्पेशल लीव देना, या टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट, मतलब किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट जो है आपको अपील करना, क्लियर, ये आपको याद रखना है। किसी भी ट्राइब्यूनल कोड और टेरिटरी ऑफ इंडिया के जो दोबारा बनाई गई हो, क्लियर, आर्टिकल 136 में लिखा गया है। 131 में लिखा गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसमें सेंटर और स्टेट के झगड़े, स्टेट और स्टेट के झगड़े और ये सारे सॉल्व किए जाते हैं। और इसमें यूनियन टेरिटरी कोई रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट के अंडर में आती है। और इसका मतलब जब सेंटर और स्टेट का झगड़ा सॉल्व किया जा रहा है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना कि ये हमारे फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करके रख रही है, मतलब संघीय चरित्र को बना के रख रही है। आर्टिकल 132 की बात करते हैं तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन इसको कहते हैं। एपिलेट का मतलब अपील करना। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है आपकी, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, 143 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जी, आर्टिकल 136 जो है आपका स्पेशल लीव टू अपील, और 137 बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, जिसमें आप रिव्यू कर सकते हैं जजमेंट्स को। और 139 आप पढ़ सकते हैं, 139 जिसमें आपका कन्फर्मेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो आपकी जो है पावर है उसके पास रिट जो है डालने की। 141 आपको इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आपके जो लॉज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बाइंडिंग होते हैं सभी कोर्ट्स के ऊपर। और उसके बाद 143 इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट कर सकता है जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है 148 इंपॉर्टेंट है कैग के बारे में, 149 जो है ड्यूटीज़ के बारे में, और 150 की बात करें कि कौन से आपके अकाउंट्स तो यूनियन और स्टेट्स के जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, तो ये कैग के अंदर देखने को आपको मिलते हैं, सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। जय संहिता जो है एक ओरिजिनल नेम है किस चीज़ का, जय संहिता ओरिजिनल नेम है महाभारत का। महाभारत जो है हमारा लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे बड़ा महाकाव्य है ये, क्लियर। महाभारत लिखी किसने थी, वेद व्यास ने लिखी थी। महाभारत को आपका पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया गया था रज़मनामा में, ठीक है। और वो किसने चेंज किया था, रज़मनामा को बदौनी ने चेंज किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। भगवद गीता पाठ है किसका, महाभारत का, और भगवद गीता को चार्ल्स विल्किन ने जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। रामायण की अगर हम बात करते हैं तो रामायण जो लिखी है वाल्मीकि जी ने लिखी है, वाल्मीकि जी ने, क्लियर, याद रखिए, और वाल्मीकि जी ने लिखी है। और रामायण की अगर हम बात करते हैं तो रामचरितमानस की अगर मैं बात करता हूँ तो तुलसीदास जी ने लिखी है अवधी लैंग्वेज के अंदर। और रामायण जो है कंबन ने भी लिखी है, तमिल रामायण, साउथ की रामायण तमिल के अंदर, क्लियर। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, ये है महाभारत के बारे में। इनमें से कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूट करता है फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को खाता है, दूसरा पर्सन तीसरे को, तीसरा चौथे को, मतलब इस तरीके से चेन बनती जाती है। हमेशा जब भी आपकी चेन जाती है तो हमेशा एनर्जी जो होती है 10% एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है, हमेशा 10% एनर्जी। वो 10% लॉ जो दिया था वो किसने दिया था, लिंडमैन ने जो है आपका 10% लॉ दिया था। अब बात करते हैं यहाँ पे फूड चेन की बात करें तो सबसे पहले ग्रास यानी कि घास होगी, उसको कौन खाएगा, गोट को कौन खाता है, ह्यूमन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, फूड चेन का पार्ट ये बनता है। फूड चेन के अंदर जो है एनिमल स्पीशीज़ प्लांट स्पीशीज़ दोनों होती हैं, और अगर बहुत सारी स्पीशीज़ मिल जाएं, बहुत सारी फूड चेन मिल जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब के नाम से भी हम जानते हैं, फूड वेब के नाम से। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, ये है फूड चेन, क्लियर।
अरीबदा का मतलब क्या होता है? अरीबदा जो है एक्चुअली क्या कहते हैं, मास नेस्टिंग ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टल। ऑलिव रिडले टर्टल जो है गाहिर माथा बीच के ऊपर जो है मास नेस्टिंग करते हैं इकट्ठा मिलके उड़ीसा के अंदर, क्लियर। और वहाँ के उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अरीबदा उसको हम कहा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपल जो है आपका यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, भितरकनिका नेशनल पार्क भी देखने को आपको मिलता है, और उदयगिरी खांडगिरी हिल्स देखने को आपको मिलती हैं, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलती है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर कोणार्क टेम्पल जिसे आप सन टेम्पल के नाम से जानते हैं, और लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर के अंदर है। सो ये सारे पता होने चाहिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल इज कॉल्ड अरीबदा। सो दिस इज द मास नेस्टिंग, क्लियर। हु हैंड रोट द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हैंड रोड है आपकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखी है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर। अगर आपसे पूछा इंडियन फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया है, तो पिंगाली वेंकैया जी ने, पिंगाली वेंकैया जी ने जो है इनको जो है फ्लैग को डिज़ाइन किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात करते हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। महार सत्याग्रह भी इन्होंने स्टार्ट किया था, और जिसमें आपका जो टैंक का पानी होता था, कुएं का पानी, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को नहीं मिलता था तो उनको मिलने लगा था। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरपर्सन रहे हैं। गांधी अम्बेडकर पैक्ट साइन हुआ था 32 में, जिसमें अम्बेडकर जी के साइन है और आपके जो है मदन मोहन मालवीय जी के साइन है। अम्बेडकर जी ने जो है मूक नायक नाम का जो है आपका पेपर भी लिखा था, ये याद रखना। बहिष्कृत हितकर्णी सभा इनकी स्टार्ट करी गई है। राजगोपालाचार्य की अगर हम बात करते हैं तो राजगोपालाचार्य जो है 44 में राजगोपालाचार्य CR फॉर्मूला दिया था, सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला दिया था, जिसमें बोला गया था कि हाँ आप डिवाइड ना हो, अगर मुस्लिम स्टेट्स अलग बनानी है आप डिवाइड हो, आप फेडरेशन के अंदर ही रहें। राजगोपालाचार्य जो हैं हमारे देश के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल थे और लास्ट भी यही थे। इंडियन की वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार जो है टाइटल मिला हुआ है, सरदार टाइटल जो है बारदोली सत्याग्रह में मिला था। किसने दिया था? गाँव की औरतों ने दिया था, और गाँव की औरतें ऑप्शन में नहीं आता तो आप महात्मा गांधी जी को टिक करोगे। 1928 के अंदर जो है क्रॉप टैक्सेशन के लिए बारदोली सत्याग्रह किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं और आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। प्रेम बिहारी रायजादा इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। क्लोज्ड इकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए दो तरीके की इकोनॉमी होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज। ओपन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, और क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये होता है जहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते। नाइदर एक्सपोर्ट नोर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। ना तो ट्रेड कर रहे हैं, ना इम्पोर्ट कर रहे हैं, ना आप आइसोलेशन में बैठे हैं और आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे, ना ही कोई गवर्नमेंट एड आपको मिल रही है वगैरह वगैरह, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी। इंडियन नेशनल आर्मी जो है पहली बार कब बनाई गई थी? 42 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से। तो कैप्टन मोहन सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सुभाष चंद्र बोस जी तो 43 में जाके जुड़े थे सिंगापुर के अंदर जाके, क्लियर, सिंगापुर के अंदर जाके जुड़े थे। सो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये कैप्टन मोहन सिंह जी ने बनाया था इंडियन आर्मी, और ये कहाँ पर बनाई थी? जापान के अंदर, बाय द जैपनीज इन सिंगापुर, बाय द जैपनीज इन द सिंगापुर। और इसको ज्वाइन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। फिर कारोबार इन्होंने संभाल लिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाल दिया था, क्लियर, याद रखना। 42 में बनाई थी, कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई थी, याद रखिए, क्लियर। और आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस जी की ऑटोबायोग्राफी इंडियन स्ट्रगल के नाम से आपको पता होनी चाहिए। और इन्होंने अंडमान निकोबार को आज़ाद करवाया था। अंडमान का नाम रशीद रखा था, निकोबार का नाम स्वराज रखा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने फादर ऑफ नेशन किसको बोला था? गांधी जी को बोला था। सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा सेशन, त्रिपुरी सेशन जीते थे 38, 39 में। लगातार 2 बार जीतने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। 39 में पत्ताभी सीतारमैया को हराया था, जो गांधी जी के नॉमिनी थे, इसलिए गांधी जी के साथ डिफरेंसेस बढ़ने लगे। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन किया 39 में, और उस टाइम पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट INC के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। और जो 39 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी जो स्टार्ट कर ली थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्टार्ट करी थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 28 में इन्होंने स्टार्ट करी थी। रास बिहारी की बात करें, रास बिहारी बोस जो हैं वो प्रेसिडेंट थे आपके इंडियन नेशनल आर्मी के, जो बाद में भागदौड़ सुभाष चंद्र बोस जी को मिल गई थी। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सो हियर इज द कैप्टन मोहन सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो मेंबर नहीं है? किसका? ब्रिक्स ग्रुप का मेंबर नहीं है। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले तो आंसर टिक करते हैं, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया। कल को कोई और कंट्री आती है तो वो भी आपको करंट अफेयर से आपको मिलेगी, क्लियर। देखिए पहले नाम इसका ब्रिक था,
और बाद में इसमें एस वर्ड यूज़ हुआ साउथ अफ्रीका ने एंड में यूज़ हुआ 2010 में। ब्रिक वर्ड जो है 2001 में कॉइन किया गया था, गोल्डमैन सैक ने किया था, गोल्डमैन सैक, ठीक है, गोल्डमैन सैक ने। और गोल्डमैन सैक के जो आपके मैनेजमेंट करते थे जिम ओ नील, इन्होंने जो है इसको किया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। ब्रिक्स ग्रुप का एक आपका बैंक था जिसे हम क्या कहते हैं, एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ऑपरेट किया जाता था आपका ब्रिक स्टेट द्वारा, जो है इसको ऑपरेट करते थे। मल्टीलेटरल जो है डेवलपमेंट बैंक था ये। और ये जो बात करें अगर हम एनडीबी की, तो फिफ्थ जो है आपका फिफ्थ मीटिंग थी आपकी साउथ अफ्रीका के अंदर, फिफ्थ मीटिंग थी साउथ अफ्रीका के अंदर 2013 के अंदर, क्लियर। और यहाँ पे इसकी बात करी गई थी और कि हम एनडीबी बनाएंगे। 2014 के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया गया था और एक आपका समिट हुआ था फोर्टाज़ेला के अंदर, फोर्टाज़ेला के अंदर जो है आपका समिट हुआ था ब्राज़ील के अंदर, 2014 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। और एनडीबी के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, शंघाई चाइना के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। और जोहान्सबर्ग के अंदर जो है आपके रीजनल हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, क्लियर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया। सो हियर इज द 5 जो आपके ब्रिक्स के अंदर आते हैं। क्वेश्चन देखिए जी, कौन सा जो है आपका इंडियन टेक्स्ट म्यूजिक के लिए बात करता है, यहाँ पे म्यूजिक के लिए बात करता है कौन, सामवेद। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सामवेद को पढ़ने वाला पंडित था उदगात्री, और ऐसा ही इसका उपवेद है जिसे हम क्या कहते हैं, सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है आपका गंधर्व वेद, जिसमें आप म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, क्लियर, याद रखिए। जजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं, जजुर्वेद को पढ़ने वाला पंडित कौन है, अध्वर्यु, क्लियर। और जजुर्वेद के अंदर जो है हम बात करते हैं वर्शिप, नॉलेज और आपका मंत्रास, वर्शिप, मंत्रास, नॉलेज, इन चीज़ों की बात करी जाती है, क्लियर, जजुर्वेद के अंदर। जजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं आपका उपवेद कौन सा है, तो वो है आपका धनुर्वेद। धनुर्वेद किसके साथ लिंक करता है, आर्चरी के साथ जो है आपका लिंक करता है, आर्चरी के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं, अथर्ववेद जो है आपका लिंक करता है किससे, अथर्ववेद जो लिंक करता है जितने भी ब्लैक मैजिक्स वगैरह की बात करें, काला जादू टोना माना जो होता है वो सब कुछ, ठीक है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है जिसे हम क्या कहते हैं, शिल्पवेद कहा जाता है, शिल्पवेद जो आर्किटेक्चर के लिए डील करता है। पुरुषुक्ता मंडल है, ये आपका 10th मंडल है किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। और ऋग्वेद के अंदर जिसमें आपकी जो है वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात यहाँ पे करी गई है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित कौन है, होत्री। ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है और प्लस जो है फर्स्ट वेद है ये। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद जो किसके बारे में बात करता है, मेडिसिन के बारे में बात करता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, सामवेद जो म्यूजिक के लिए डील करता है, याद रखिए, बुक ऑफ सॉन्ग, सामवेद। अगला देखिए जी, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट जो आईएनसी का कौन सा था, 1885 में बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट जो था वो कौन था इनमें से, तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। बदरुद्दीन तैयब जी जो है मद्रास सेशन में आपके प्रेसिडेंट थे 1887 के अंदर, क्लियर। और 1885 में डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे और ए.ओ. ह्यूम के कहने पर जो है हमारी आईएनसी बनी थी। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे, डफरिन थे। डफरिन ने आईएनसी को एक माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी बताया था कि ये छोटी सी एक आइडेंटिटी है, हमारे सामने क्या टिकेगी, क्लियर, याद रखना। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मोहम्मद अली की बात करते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली दो व्यक्ति थे ये, जिन्होंने जो है आपका अली ब्रदर्स भी कहते थे, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी थी। जाकिर हुसैन की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है जाकिर हुसैन थे। और जाकिर हुसैन ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको भारत रत्न मिला था प्रेसिडेंट बनने से पहले। अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे आज़ाद भारत के पहले, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 नवंबर को, और 11 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। अबुल कलाम आज़ाद जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक लिखी थी किसने, अबुल कलाम आज़ाद जी ने। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, बदरुद्दीन तैयब जी इज़ द करेक्ट आंसर, बदरुद्दीन तैयब जी। इनमें से वायरल डिजीज़ कौन सी है, बेरी तो विटामिन बी की कमी के कारण होती है। मीजल्स ये होती है, बिल्कुल, मीजल जो खसरा जिसे हम कहते हैं, ये रूबेला वायरस के कारण आपको देखने को मिलता है, रूबेला वायरस के कारण, क्लियर। रिकेट्स की बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं, कैल्सीफिरोल, या कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, जिसे हम क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन के नाम से भी हम जानते हैं, सनशाइन विटामिन, क्लियर। सिफिलिस की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया से होती है, ट्रेपोनीमा पैलिडम।
ट्रेपोनीमा पैलिडम के बारे में। क्लियर, ये आपको याद रखनी है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन। मीजल्स इज द करेक्ट आंसर, रूबेला वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो यहाँ पे सिचुएशन जो है आपको देखने को मिलती है, ये आप याद करिए, ठीक है। यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस वगैरह देखने को आपको मिल जाता है, यानी कि सर फूलने लग जाता है, ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया, डायरिया, ये सारी सिचुएशन देखने को आपको मिलती हैं यहाँ पे, और रेड रेड कलर होने लग जाता है स्किन के ऊपर। इनमें से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसे कहते हैं? टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, रॉकी प्लैनेट जिनके ऊपर धरती है, और इनको हम इनर प्लैनेट भी कह देते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपके सन के नज़दीक होते हैं, जिसमें आपका मरकरी, अर्थ, मार्स और जुपिटर आता है। जुपिटर नहीं आता, सैटर्न नहीं आता, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं। तो ये बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। सो दीज आर द 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मरकरी जो होता है ये आपका सन के नज़दीक है, लेकिन गर्म नहीं होता, ज़्यादा गर्म होता है वीनस, क्योंकि इसके ऊपर जो है क्लाउड कवर यहाँ पे देखने को आपको मिलता है बहुत ज़्यादा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। मरकरी का डायरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, डायरनल टेम्परेचर मतलब दिन का टेम्परेचर गर्म, रात का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। और मरकरी का कोई भी मून नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, वीनस की कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और वीनस जो है आपका अर्थ ट्विन के नाम से हम जानते हैं इनको, वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से जानते हैं, और वीनस जो है आपका ब्राइटेस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट है, और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी इसको हम कहते हैं। अर्थ जो है तीसरे नंबर पे आता है आपका, ब्लू प्लैनेट के नाम से हम इनको जानते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्लियर, मार्स की बात करते हैं तो इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, और अर्थ के जो है आपका पता ही है, मून जो है इसका जो है सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। मार्स की बात करते हैं, रेड प्लैनेट हैं, इसके जो सैटेलाइट्स हैं फोबोस और दीमोस, ये आपकी जो हैं 2 सैटेलाइट देखने को आपको मिलती हैं। सो दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, याद रखिए। माउंट किलिमंजारो एक डोरमेंट वॉल्केनो है, ये कहाँ पे देखने को आपको मिलता है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, जो अफ्रीका के अंदर देखने को आपको मिलता है, अफ्रीका के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, तंजानिया इज द राइट वन। यहाँ पे देखिए जी, तंजानिया यहाँ पे है, माउंट किलिमंजारो यहाँ पे है, यहाँ पे लेक विक्टोरिया भी है आपकी, जिसके सराउंडिंग में युगांडा, कीनिया, तंजानिया और आपका रवांडा और आपका ये ब्रुंडी जो है देश स्टेट्स लगती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत जो होता है जिसमें 3 लेवल होते हैं, इसकी ब्लॉक लेवल को क्या कहते हैं? पहली बात तो ग्राम पंचायत के 3 लेवल कौन कौन से हैं? विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। इसको डिवाइड किया था बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन से, जो 1957 में बैठी थी। तो आपका ब्लॉक लेवल के पूछ रहा है तो ब्लॉक समिति उसको हम कहते हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ब्लॉक समिति या पंचायत समिति उसको हम कहते हैं, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। हायर लेवल के ऊपर कौन सी होती है? जिला परिषद, जिसको हैंडल कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैंडल करते हैं जिला परिषद को, याद रखिए। ग्राम सभा की बात करते हैं, जिसमें 18 और 18+ वाले जो लोग होंगे वोट करते हैं, वो आपका ग्राम सभा का पार्ट बनाते हैं। ग्राम सभा मिलकर क्या चुनती है? ग्राम पंचायत, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है, ये आपको याद रखना है। और ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए जो है आपका पार्ट जो है 9 आता है, और पार्ट 9 आता है। 11 शेड्यूल देखने को आपको मिलता है। 73वां संशोधन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 देखने को मिलता है, जो इंप्लीमेंट 93 में हुआ था। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। और पंचायत के बारे में बात करें तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली पंचायत बनी थी, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश फुली स्टेट बनी थी, जहाँ पे कंप्लीट पंचायत बनी थी। तो आंसर इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर, पंचायत समिति इज़ द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए जी, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ब्लॉक लेवल जो है ब्लॉक समिति, पंचायत समिति जिसे हम कहते हैं, और विलेज लेवल के ऊपर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा, जिसमें 18 और 18+ वाले लोग होंगे। ग्राम सभा चुनेगी ग्राम पंचायत को, और न्याय पंचायत न्याय प्रोवाइड करती है। तो ये आपके 3 टियर हैं पंचायती राज के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, बेसिक डिफरेंस इन द डीएनए एंड आरएनए इज, देखिए 2 डिफरेंसेस मेन होते हैं। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, क्लियर, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। पहली बात, डीएनए के अंदर जो होता है आपका एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये आपके जो है जो बेस लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड में क्या लगाता है? एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन, मतलब थाइमिन की जगह के ऊपर यहाँ पे क्या लगा होता है? यूरासिल लगा होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। और अच्छा, एक और चीज़ है, डिफरेंस और भी है। और यहाँ पे डीएनए के अंदर जो है आपकी राइबोस शुगर देखने को मिलती है, डीऑक्सी राइबोस, मतलब एक ऑक्सीजन कम होता है, डीऑक्सी होती है मतलब एक ऑक्सीजन कम। और यहाँ पे आरएनए में सिर्फ राइबोस, फुली राइबोस शुगर। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा? शुगर का और नाइट्रोजन बेस का गलत हो गया, मतलब हो सकता है ये। शुगर और फास्फोरिक एसिड का गलत,
टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड गलत, शुगर का बिल्कुल, और नाइट्रोजन बेस का बिल्कुल, नंबर ऑफ स्टैंड्स का बिल्कुल। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए को टिक कर सकते थे, यहाँ पे आपको डी तक पढ़ना पड़ेगा मेन, क्योंकि ए ऑप्शन भी सही है, नाइट्रोजन बेसिस में चेंजेस है, शुगर में भी चेंजेस है, लेकिन यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टैंड, सिंगल और डबल स्टैंड, तो ये भी आपका मेन डिफरेंस बन गया। डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। डीएनए के अंदर क्या होता है, आरएनए के अंदर क्या होता है। डीएनए में ऑब्वियसली बात है सारी ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगी, आरएनए के अंदर ऐसा कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे, न्यूक्लियस वगैरह देखने को आपको मिलता है, क्लियर, याद रखिए। मिड डे मील स्कीम जो है ये कब लगाई गई थी, कौन सी स्टेट में पहली बार लगाई थी। मिड डे मील्स कमी लगाई थी हमने तमिलनाडु के अंदर 62-63 के अंदर जो है स्टार्ट करी गई थी, और 1 जनवरी 1995 के अंदर जो है पूरी कंट्री के अंदर लगा दी गई, जिसके अंदर जो है मिड डे मील स्कीम के अंदर जो है 1 से लेके 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स के ऊपर जो खास करके फोकस किया जाएगा, ज़ीरो हंगर मतलब हंगर नहीं करनी, और प्लस उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ये आपका जो है एचआरडी मिनिस्ट्री, यानी कि अब हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने ये लगाया हुआ है, समझ आया। अब इसमें क्या होता है कि हम 1 से लेके 8 क्लास के बच्चों को क्या करते हैं, कुकड मील देते हैं, हॉट कुकड मील देते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती है। 1 से लेके 5वीं क्लास के बच्चों को मिलती है आपकी 450 कैलोरी खाना मिलता है, क्लियर, जिसमें आपका 12 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन होता है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 1 से लेके 5वीं क्लास के, और एक होता है आपका 6 to लेके 8th क्लास के बच्चों को, जिसमें आपका 700 कैलोरी होती है, खाने में 700 कैलोरी मिलती है, और आपको 20 ग्राम जो है आपका प्रोटीन देखने को आपको मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। 91 ईयर्स ऑफ द मिड डे मील स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, वेदर आई अर्न योर वोट और नॉट, आई हैव लिसन टू यू, चाहे मुझे वोट मिला है चाहे नहीं मिला, लेकिन मैं आपको सुनूंगा। लिसन टू यू, हैव लर्न फ्रॉम यू, ये मैंने आपसे ही सीखा है। यू हैव मेड मी ए बेटर प्रेजिडेंट, मुझे आपने एक बेटर प्रेजिडेंट बनाया है। ये स्टेटमेंट जो है ये किसकी थी, एक्चुअली जो है ये आपकी स्टेटमेंट थी आपको 2012 में, जब बारक ओबामा जो हैं दोबारा से इलेक्ट हुए थे, तब इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, बारक ओबामा इज द करेक्ट आंसर। एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पूरा मॉडल इन्होंने दिया था, पूरा मॉडल का मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, जो शहरों में है वो आप गाँव में दे दीजिए, ये बात करी थी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, बराक ओबामा इज द करेक्ट आंसर। लावनी डांस जो है कौन सी स्टेट का डांस देखने को आपको मिलता है, लावनी डांस है आपका महाराष्ट्र का, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। महाराष्ट्र के अंदर एक लेक भी है, लोनार लेक जिसे हम कहते हैं, लोनार लेक जो है आपकी क्या है, मिट्योरिटिक लेक है, मिट्योरिटिक लेक है, आपको देखने को मिलती है, याद रखिए, क्लियर। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर जो है गढ़बा देखने को मिलता है। एशियाटिक लाइन, एशियाटिक लाइन के लिए जो है यहाँ पे एक जो है आपका गिर नेशनल पार्क देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में आपका कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पे उसको बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में डाला गया, किसके अंदर, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ द यूनेस्को प्रोग्राम के अंतर्गत, क्लियर। और ये हमारे देश का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना था। पन्ना माइंस आपको पता होनी चाहिए, ये भी मध्य प्रदेश में है, जो डायमंड के लिए फेमस है। डायमंड सिटी किसे कहते हैं, सूरत को कहते हैं। सूरत किस शहर के किनारे पे है, ताप्ती रिवर के किनारे पे है। ये ताप्ती वही रिवर, ताप्ती सूरत के अंदर ही क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट अप, जिसमें 1907 में आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे, क्लियर। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ताप्ती जो है एस्चुरी बनाती है नर्मदा, माही, साबरमती के साथ मिलके, याद रखिए, क्लियर। और डायमंड जो होता है, डायमंड आपका नेचुरल हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, हार्डेस्ट है ये, क्लियर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन देखने को आपको मिलती है। आंध्र प्रदेश की बात करता हूं तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर डैम है आपका, किसके ऊपर है ये आपको देखने को मिलता है कृष्णा रिवर के ऊपर। और आंध्र प्रदेश में जो है आपका पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र, लावनी डांस। इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल जो है जो फाइनेंस कमीशन के लिए बात करता है, फाइनेंस कमीशन का अभी आर्टिकल समझा था, आर्टिकल 280, जिसमें क्या होता है, स्टेट और सेंटर में जो पैसा डिवीजन होता है वो ग्रांट्स आपको प्रोवाइड करनी, सब कुछ आर्टिकल 280 में लिखा गया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 269 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो टैक्स होता है लगाया भी जाता है, कलेक्ट भी किया जाता है, किसके द्वारा, सेंटर द्वारा, यानी कि यूनियन द्वारा, लेकिन बाद में ये किसको दे देते हैं, असाइन किसको किया जाता है, स्टेट्स को असाइन किया जाता है, असाइन टू द स्टेट्स, क्लियर। 268 का मतलब क्या होता है, जो ड्यूटीज़ होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाती हैं, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, बट
कलेक्टेड और अप्रोप्रिएट किसको हैं, आपकी स्टेट्स को होती हैं। 265 क्या कहता है कि कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब पार्लियामेंट द्वारा, मतलब विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब पार्लियामेंट के बिना कोई भी आपका टैक्स नहीं लगा सकते आप। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको बताया था फाइनेंस कमीशन 51 में बना था, 5 साल इसका कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं। इनका काम साउंड फाइनेंस करना, सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा डिवीजन करना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना, ये होता है। पहला 51 में जब बैठे थे तो केसी नियोगी नाम के जो है व्यक्ति थे, ये हमारे पहले फाइनेंस कमिश्नर थे। अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिनके चेयरपर्सन कौन है, एनके सिंह हैं, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आर्टिकल 280 इज द राइट वन। क्लियर। सो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसा लगा लेक्चर प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर बताया करो, ताकि मैं और भी इंप्रूवमेंट कर सकूं। अगर आपको कमी लगती है किसी चीज़ में, और अगर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और प्लस जो भी अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।